नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 9 और 10 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि हम लोग इस सेशन में उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं, तो जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाले होते हैं, हम लोग उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 100% यहाँ से पेपर में आपसे क्वेश्चन फंसेंगे। सेशन छोटा होता है, अबाउट 10 मिनट का होता है, तो आप आसानी से देख सकते हो। तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें किसी न किसी रूप में ये न्यूज जरूर आपसे पूछा जाएगा। टाटा सन्स चेयरमैन यानी कि टाटा सन कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा का कल यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को डेथ हो गया। वो किस सेक्टर से जुड़े थे आपसे पूछा जा सकता है, उनसे रिलेटेड और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है कि वो किस सेक्टर से जुड़े थे, तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, वो इंडिया के ग्रेट लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर या फिर कह सकते हो कि बिजनेसमैन थे। तो उनका मेन जो पूरा का पूरा वर्क था वो इंडस्ट्री से रिलेटेड था। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। ये देखिए, ये है रतन टाटा जिनका कि कल देहांत हुआ था। इनका जन्म दोस्तों 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और ये 9 अक्टूबर 2024 को पास कर गए। तो इनकी जो एज थी वो 86 थी जब इनकी मौत होती है। इनकी मौत कहाँ हुई ये भी याद रखिएगा, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में हुई दोस्तों। और इन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को एक नए आयाम पे पहुंचाया। इन्होंने अपने लीडरशिप में टाटा ग्रुप के लिए 2 बड़े नए इनोवेशन किए थे। उसमें एक इनका था टाटा टेली सर्विसेज, जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1996 में। और इनका दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट था दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको इन्होंने 2004 में स्टार्ट किया था। अगर बात की जाए थोड़ा सा टाटा ग्रुप की दोस्तों, तो टाटा ग्रुप का जो इस्टेब्लिशमेंट था उसको किसने किया था, तो जमशेद जी टाटा ने किया था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि टाटा ग्रुप का फाउंडर कौन था, तो जमशेद जी टाटा थे। और इनके पुत्र थे रतन जी टाटा। रतन जी टाटा को कोई भी लड़का या फिर कोई भी बच्चा नहीं था, तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिनका नाम था नवल टाटा। और इसी नवल टाटा के ये पुत्र थे रतन नवल टाटा, जिनका कल यानी कि 9 अक्टूबर को देहांत हो गया। चूंकि रतन टाटा भारत में एक बड़े बिजनेसमैन थे और इंडिया को बहुत एक ग्लोबली पहचान दिलाई। इनकी जो टाटा कंपनी थी, इसने मोटर व्हीकल्स में, स्टील में, हर जगह जो है कि अपना परचम लहराया। तो भारत सरकार से लेकर अन्य राज्यों की सरकार या अन्य देशों की सरकार भी इन्हें समय समय पर बड़े बड़े अवार्ड्स देती रही। इंडियन गवर्नमेंट का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पद्म विभूषण, इनको 2008 में भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाता है। इनको पद्म भूषण उससे पहले 2000 में दिया गया था। इसके अलावा इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए, उसकी लिस्ट यहाँ पे है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिएगा। टाटा ग्रुप में दोस्तों एक और बड़ा नाम आता है, आप लोग इनका भी नाम सुने होंगे, JRD टाटा का। ये भी एक बड़े बिजनेसमैन थे और ये इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि इनकी सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट था दोस्तों वो एविएशन सेक्टर में था। तो इन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की ही स्थापना कर दिया और टाटा एयरलाइंस आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट लेकर नेशनलाइज करती है और उसका नाम एयर इंडिया रख देती है। तो आज की डेट में जो आप एयर इंडिया देखते हो उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन टाटा एयरलाइंस था, जिसका इस्टेब्लिशमेंट JRD टाटा ने किया। और इन्हीं के नाम पे झारखंड में एक पूरा का पूरा शहर बसाया गया है जिसका नाम है जमशेदपुर। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, टाटा ग्रुप हमारे देश की एक लीडिंग बिजनेस फैमिली है, बिजनेस ग्रुप है, जिसने भारतीय इंडस्ट्री सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नए लेवल तक पहुंचाया। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्टूबर 2024 में WHO ने इंडिया को ट्रेकोमा उन्मूलन का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सी बीमारी हमारे यहां से उन्मूलित हो गई पूरी तरीके से और इसका सर्टिफिकेट भी WHO ने दे दिया, तो उसका नाम है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक प्रकार का ब्लाइंडनेस से रिलेटेड
बीमारी होती है जिसमें लोगों का जो रोशनी होता है या फिर आँख की जो नज़र होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे मोतियाबिंद में होता है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखिए WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी की जो मीटिंग थी ये नई दिल्ली में अक्टूबर 2024 में हुआ और वहीं पर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को WHO के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ट्रेकोमा एलिमिनेशन का। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया से ट्रेकोमा एलिमिनेट हो गया है और ऐसा करने वाला इंडिया इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन का तीसरा देश बन गया है। इसके बाद दोस्तों अगर ट्रेकोमा की बात करें तो ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमैस्टिस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, जो किसी समय भारत में यानी कि बहुत साल पहले भारत में एक बड़ा समस्या था। भारत में मोस्टली जो ब्लाइंडनेस होता था इसी ट्रेकोमा के कारण होता था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए 1963 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। आगे चलकर इसी प्रोग्राम को भारत सरकार नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कर देती है। तो इसी सब प्रयासों का रिजल्ट ये रहा कि 2024 में भारत पूर्ण रूप से ट्रेकोमा मुक्त घोषित हो गया। किसके द्वारा किया गया यह घोषणा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु ओन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर ब्रेक थ्रू इन प्रोटीन स्ट्रक्चर रिसर्च। तो देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर रिसर्च में लगातार बड़े बड़े एक्टिविटीज हो रही थी और इस साल 2024 में केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो प्रोटीन रिसर्च से ही रिलेटेड है। और इस बार ये पुरस्कार 3 बड़े वैज्ञानिकों को दिया गया है जिनमें डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस हैं। ये देखिए दोस्तों इन तीनों की इमेज। अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो यहाँ पे इनको जो मनी दी जाएगी नोबेल प्राइज की उसका आधा हिस्सा तो आप देख लो कि डेविड बेकर को दिया जाएगा, जिन्होंने कौन सा काम किया तो इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया था। तो इस वर्क के लिए इनको आधा पैसा दिया जाएगा और आधा जो पैसा है इस नोबेल प्राइज का वो इन दोनों में बांटा जाएगा, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर में। इन्होंने क्या काम किया तो इन्होंने AI आधारित प्रोटीन संरचना का क्या किया था, फोरकास्टिंग किया था, इनका जो एक अनाउंसमेंट किया था, फ्यूचर अनाउंसमेंट, इसके लिए इनको दिया जाएगा। अगर नोबेल प्राइज में मिलने वाली धनराशि की बात करें, मनी प्राइज की बात करें दोस्तों, तो ये कितना होता है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है। यानी कि चूंकि ये स्वीडन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्वीडन की करेंसी में ये प्राइस दिया जाता है और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 8.9 करोड़ के आसपास आता है। तो इसका आधा पैसा इनको दिया जाएगा, डेविड बेकर को, और आधा पैसा इन दोनों को दिया जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का जीतने वाले सिर्फ एक ही वैज्ञानिक अब तक हुए जिनका नाम था वेंकी रामाकृष्णन, और इन्होंने 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता था, जिनका ओरिजिनल जो जन्म था वो तमिलनाडु में हुआ था। अगर दोस्तों नोबेल प्राइज की बात करें तो अक्टूबर 2024 में जो महीना ये चल रहा है, इस बार 2024 के नोबेल प्राइजेस के अनाउंसमेंट चल रहे हैं। कल वाले सेशन में हम लोगों ने फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात की थी और उसके एक दिन पहले वाले सेशन में फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के नोबेल प्राइज विनर्स की बात की थी। नोबेल प्राइज के जो स्टार्टिंग की अगर बात की जाए दोस्तों कि इसका फाउंडर कौन था, तो इस नोबेल प्राइज का जो फाउंडर था उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे दोस्तों, ये डायनामाइट के फाउंडर माने जाते थे और इन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो इनकी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है ये उन साइंटिस्ट को या फिर उन अच्छे लोगों को दिया जाए जो पृथ्वी के लिए या इस पूरे मानव समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो इनकी इसी इच्छा पर 901 में पहली बार नोबेल प्राइजेस अनाउंस होते हैं। कितने सेक्टर में पहली बार अनाउंस होते हैं? तो यहाँ पे कुल 5 सेक्टर थे। ये 5 सेक्टर में बार बार आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन से वो सेक्टर थे? मेडिसिन के लिए यानी कि चिकित्सा के लिए, फिजिक्स यानी कि भौतिकी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इसके अलावा पीस के लिए और लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। बाद में इसमें एक और सेक्टर जुड़ता है, वो 1968 में जुड़ता है जिसका नाम होता है इकोनॉमिक्स। तो करेंटली कुल 6 अलग अलग सेगमेंट्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं और अभी रिसेंटली मैं 3 सेक्टर की बात कर चुका हूं, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आने वाले सेशंस में अभी हम इन 3 की और बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से संबंधित आपको पता है दोस्तों, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं, ये 1 अप्रैल 2016 में किया गया था। और तब से लेकर हर साल भारत में हर 2 महीने पर, बिल्कुल याद रखिएगा, हर 2 महीने पर एमपीसी की बैठक होती है, जिसमें जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, चाहे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो, रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, उन सब के रेट्स में अप्स एंड डाउन्स किए जाते हैं। तो फिर से अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को एमपीसी की बैठक हुई और इसमें जो बड़ी रिजल्ट आए उसमें क्या था कि जैसे कौन से रेट चेंज किए गए, कौन से नहीं चेंज किए गए। तो रेपो रेट को लगातार 10वीं बार, बिल्कुल याद रखिएगा, रेपो रेट को लगातार 10वीं बार सस्टेन रखा गया 6.5% पे। तो रेपो रेट का सस्टेन रहने का मतलब है कि भारत में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चल रही है, न महंगाई की समस्या है न मंदी की समस्या है। क्योंकि अगर महंगाई या मंदी की प्रॉब्लम होती है तो उसको कहीं ना कहीं रेपो रेट के माध्यम से ही सॉर्ट आउट किया जाता है। तो लगातार 10वीं बार आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यहां पे क्या किया है, 6.5% पे रेपो रेट को सस्टेन रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा इसमें गलत है, यानी कि कल के जो आउटकम आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उसके अनुसार इसमें कौन सा गलत है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जो ये बैंक रेट दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि बैंक रेट इस समय कितना है, वो 6.75% है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो दोस्तों, बैंक रेट 6.75%। इसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ये भी 6.75% है। तो एमएसएफ और बैंक रेट दोनों सेम है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को 6.25% पे रखा गया है और हमारा जो मेन रेपो रेट है उसको 6.5% पे लगातार 10th बार, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार 10वीं बार इसको किया गया। जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हर 2 महीने पे बैठक होती है, इसका पूरा का पूरा जो चेयरमैन होता है या फिर अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। इस समय आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, तो इनके लीडरशिप में ये पूरी की पूरी बैठक की गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि एमपीसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो 3 नए मेंबर्स थे उनको एडॉप्ट मतलब चेंज किया है, क्योंकि पुराने वाले मेंबर्स का जो 4 साल का कार्यकाल होता है वो पूरा हो गया था। तो ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के सेशन में कवर करा दिया था। दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट टीम, यानी कि हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रीलंका के फॉर्मर लीजेंडरी क्रिकेटर सनय जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। इससे पहले भी ये टीम से एज अ इंटरिम कोच के रूप में जुड़े थे, लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने अक्टूबर में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब वो अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहेंगे। अगर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात की जाए दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा, फॉर्मर लेजेंडरी क्रिकेटर गौतम गंभीर इस समय इंडिया टीम के मुख्य कोच हैं। जिन्होंने किसका स्थान लिया है, तो वो भी एक और लेजेंडरी क्रिकेटर थे, राहुल द्रविड़ का। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अपने डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।